हेलो एवरीवन। इस क्लास में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम किसे कहेंगे? जहां पर हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का उपयोग करके पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का मतलब है कि जहां पर हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जैसे कि 220 केवी या 132 केवी या 400 केवी या फिर 765 केवी मतलब 765 किलो वोल्ट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ करेंट इन द लाइन्स डिक्रीजेस एट कांस्टेंट पावर ट्रांसमिशन एंड कांस्टेंट पावर फैक्टर। ठीक है, कांस्टेंट पावर ट्रांसमिशन और कांस्टेंट पावर फैक्टर पर लाइनों में करंट का मान क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट पावर ट्रांसमिशन और कांस्टेंट पावर फैक्टर के कारण लाइनों में जो करंट का मान होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जब करंट का मान डिक्रीज होगा तो उससे क्या क्या यहाँ पर एडवांटेजेस हैं, हम उनको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस ड्यू टू लेस करेंट। ठीक है, यदि करंट का मान कम है तो उस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लाइन में वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, ड्यू टू द लो वोल्टेज ड्रॉप द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बिकम्स बेटर। ठीक है, तो कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे फोर्थ, ड्यू टू द लो करेंट द इलेक्ट्रिकल पावर लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन आर रिड्यूस्ड। निम्न करंट या लो करंट के कारण ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिक पावर लॉसेस कम हो जाता है। ठीक है, यदि करंट का मान कम होगा तो पावर लॉस का मान भी कम होता है, क्योंकि पावर लॉस क्या होता है? पावर लॉस आई स्क्वायर आर। यदि करंट का मान कम होगा तो आई स्क्वायर मतलब जो करंट के स्क्वायर के फॉर्म में जो पावर लॉस बढ़ रहा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ देखेंगे, द ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीजेस ड्यू टू लोअर पावर लॉस। ठीक है, तो यदि कम से कम पावर लॉस होगा तो उस केस में जो हमारी ट्रांसमिशन इफिशियंसी है, ट्रांसमिशन सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि करंट का मान कम होगा तो पावर लॉस कम होगा, जब पावर लॉस कम होगा तो हमारी ट्रांसमिशन इफिशियंसी जो संचरण की दक्षता है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर यूज्ड डिक्रीजेस विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसमें जो अप्लाई होने वाला जो कंडक्टर मतलब जो आप इस यहाँ पर ट्रांसमिशन में कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, यदि उसका टोटल वॉल्यूम घट जाता है, कुल वॉल्यूम यदि घट जाता है तो क्या होता है? कंडक्टर के जो मूल्य में जो कॉस्ट में कमी आ जाती है। ठीक है, यदि यहाँ पर कंडक्टर का वॉल्यूम कम होगा तो उस केस में कॉस्ट भी कम आएगा। और ऐसा क्यों होता है? यदि करंट का मान कम होता है क्योंकि जो कंडक्टर का साइज होता है, कंडक्टर का साइज करंट की रेटिंग पे डिपेंड करता है, और यदि करंट की वैल्यू कम होगी तो उस केस में क्या होगा? कंडक्टर का साइज भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, जब वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है तो उसके रेस्पेक्ट में करंट का मान कम होता है, और जब करंट का मान कम होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर होने वाला जो पावर लॉस है वो भी कम हो जाएगा। होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, लाइन का वोल्टेज ड्रॉप वो भी कम हो जाएगा, जिससे ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यदि आप वोल्टेज का मान अधिक है तो उसके रेस्पेक्ट में करंट का मान कम हो जाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? पावर कांस्टेंट है, वोल्टेज का मान अधिक हो गया, करंट का मान कम हो गया, तो उस केस में जो कंडक्टर का साइज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर का साइज करंट पर डिपेंड करता है। यदि करंट का मान अधिक होगा तो कंडक्टर का साइज भी अधिक रखना होगा। ठीक है, तो जब कंडक्टर का साइज कम हो जाएगा कम करंट के कारण, तो यहाँ पर लगने वाले और भी मटेरियल जैसे कि पोल है, जो आपके टावर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्रॉस आर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, और भी जितनी भी चीज़ें हैं उनका सभी जो मटेरियल है, सारी मटेरियल की यहाँ पर बचत होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें हल्के पोल्स, ज़्यादा हैवी पोल नहीं लगाने होंगे, हल्के पोल लगाकर ही
हम लाइन को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टर हैं वो पतले इस्तेमाल हो रहे हैं ड्यू टू लो करंट। ओके, इसके बाद देखेंगे देयर इज कम्प्लीटली इकोनॉमी। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि से भी ये अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप पतला कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, क्योंकि करंट का मान कम है यहाँ पर, तो उस केस में आपका थिन कंडक्टर, पतला कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण जो कंडक्टर का कॉस्ट है, जो मटेरियल कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगा, और उसमें लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट हैं, चाहे वो पोल्स हो, टावर्स हो, ठीक है, इंसुलेटर हो, उन सभी का भी हमें कॉस्ट बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली इकोनॉमी होगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। ठीक है, डिसएडवांटेजेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो जैसे फर्स्ट है कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस इंक्रीज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है कि कोरोना और रेडियो इंटरफेरेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, कोरोना इंक्रीज होता है। कोरोना एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है, आप देखे होंगे कि जैसे कोई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके आसपास के उसके सराउंडिंग की जो एयर होती है हमारे हाई वोल्टेज की लाइन के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, उसका एयर का आयोनाइजेशन हो जाता है, सराउंडिंग के एयर का आयोनाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर हिसिंग की आवाज़ आती है और पावर लॉस भी होता है। तो इस प्रकार से इस फिनोमिना को हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, और रेडियो इंटरफेरेंस भी, जो रेडियो व्यतिकरण है, वो भी यहाँ पर रेडियो जो व्यवधान है वो भी इंक्रीज होते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के कारण। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सेकंड देखेंगे, द मैकेनिकल लोड ऑन द लाइन पोल्स बिकम्स हाई ड्यू टू हाई टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन एज वेल एज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो क्या होता है जनरली जो सिंगल सर्किट के लाइन होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लाइन पोल्स होते हैं इनके मैकेनिकल लोड अधिक हो जाता है। ठीक है, जो पोल्स होते हैं इनका मैकेनिकल लोड अधिक हो जाता है, जिससे इनके कंस्ट्रक्शन, इनकी डिजाइनिंग और हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, साथ ही ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, एज वेल एज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, यहाँ थर्ड आप देखेंगे, लाइन इरेक्शन रिक्वायर्स हाई वर्क इफिशियंसी एंड प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अराइज। ओके, तो जो लाइन इरेक्शन के लिए हाई वोल्टेज की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है और ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जो आपका फोर्थ पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के डिसएडवांटेजेस हैं, हाई टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, जो इंसुलेटर का है, इनके कंस्ट्रक्शन के लिए, इनकी डिजाइनिंग के लिए हाई टेक्नोलॉजी और कुछ स्पेशल प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होती है, जो कि कॉस्टली पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ देखेंगे, द प्रॉब्लम अराइजेस इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इक्विपमेंट लाइक स्विच गियर, ट्रांसफार्मर एटसेट्रा इंस्टॉल्ड इन सब स्टेशन। ठीक है, सब स्टेशन में जितने भी हमारे लगे स्विच गियर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, इत्यादि इक्विपमेंट के डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन की समस्या पैदा होती है। ठीक है, और उनके इंस्टॉलेशन की भी समस्या पैदा होती है। ठीक है, तो ये हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे द मेन एलिमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या मेन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ डेज द मेन एलिमेंट ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और एज फॉलोस। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर हम आजकल इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज लाइन के जो हमारे मुख्य एलिमेंट्स हैं, जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, वो कुछ नीचे आपको यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि पहला है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड एट द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के, तो क्या होता है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंड होता है वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, और रिसीविंग एंड पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कंपोनेंट है। इसका जनरली 3 कंडक्टर्स आर यूज फॉर सिंगल सर्किट लाइन।
ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो सिंगल सर्किट लाइन होता है वहाँ पर हम 3 कंडक्टर का उपयोग करते हैं एंड 6 कंडक्टर फॉर डबल सर्किट लाइन, और जहाँ पर डबल सर्किट लाइन होती है वहाँ पर हम 6 कंडक्टर का उपयोग करते हैं। और ये सारे जो कंडक्टर्स होते हैं ये ACSR के कंडक्टर जनरली उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखेंगे, लेटिस स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ सपोर्ट स्टील। ठीक है, जो हमारे सपोर्ट स्टील होते हैं, जो या कह सकते हैं कि जो स्टील टावर होते हैं ये लेटिस स्ट्रक्चर के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जो आपका फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, लाइन इंसुलेटर आर यूज्ड, लाइन इंसुलेटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये भी एक मेन कंपोनेंट में आता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे फिफ्थ, द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज टू प्रोटेक्ट द लाइन। ठीक है, कुछ फॉलोइंग डिवाइसेस का उपयोग करते हैं जो कि हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि अर्थ वायर हंग ओवर लाइन कंडक्टर्स। हम अर्थ वायर का उपयोग करते हैं जो कि लाइन के ऊपर इसको लटका दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लाइटिंग अरेस्टर्स। लाइटिंग अरेस्टर का प्रोटेक्शन सिस्टम के प्रोटेक्टिव सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जब लाइटिंग होती है, बादलों के गरजने से, बिजली के गिरने से जो लाइटिंग होती है उससे सिस्टम को, उसमें लगे जितने भी लाइन में लगे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की मतलब एक्स्ट्रा हाई मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को अंडरग्राउंड करने के लिए, हाई वोल्टेज मेगा वोल्ट की वोल्टेज को अंडरग्राउंड करने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं, जिससे हाई वोल्टेज से या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखेंगे सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मेनली जो एप्लीकेशन है ये हमारे सिस्टम को किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में एबनॉर्मल कंडीशन से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जब कोई असामान्य स्थिति हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में आ जाती है तो उस केस में सर्किट ब्रेकर उसे प्रोटेक्ट करता है। सर्किट ब्रेकर किसी भी फॉल्टी सर्किट को हमारे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं या जो लोड लगे होते हैं उनसे अलग कर देता है। सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन होता है सर्किट को मेक या ब्रेक करना, सर्किट को जोड़ने या सर्किट को अलग करने का काम करता है। ठीक है, ये एक ऑन लोड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो ऑन लोड कंडीशन में ही, मतलब ऑन लोड और ऑफ लोड, आप दोनों कंडीशन में इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे रिले। रिले पावर सिस्टम का या हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का माइंड होता है, जो किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को, किसी भी फॉल्टी कंडीशन को सेंस करने का काम करता है। ठीक है, एक प्रकार से हमारे पावर सिस्टम का ये सेंसर होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सिक्स्थ, द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हम निम्नलिखित डिवाइसेस का उपयोग करते हैं पावर सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि पहला आप यहाँ देखेंगे सिंक्रोनस रिएक्टेंट्स एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, यहाँ पर हम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए सिंक्रोनस रिएक्टेंट्स का उपयोग रिसीविंग एंड पर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर्स फॉर जनरेटर एंड रिएक्टेंट्स। वोल्टेज रेगुलेटर का यहाँ पर जनरेटर और रिएक्टेंट्स के लिए, प्रतिघातक के लिए और जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्शन रेगुलेटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल के लिए टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे आपके कंपोनेंट हैं जो कि हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं, जो कि संचरण लाइन में उपयोग किए जाने वाले ये मेन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।